नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन हिट्स बाय दीपक में। तो दोस्तों, जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सामान्य विज्ञान, जो कि एसएससी जीडी व हेड कांस्टेबल सीआईएसएफ की परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। मित्रों, वीडियो को अपने उन दोस्तों, मित्रों, बंधुओं के पास अधिक से अधिक शेयर करें जिनका कि एसएससी जीडी व सीआईएसएफ का एग्जाम है, जिससे उन्हें भी लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी आने वाले समय में इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा जो उत्साहवर्धक विचार होने वाला है दोस्तों, वो है अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो इसी उत्साह के साथ, इसी जोश के साथ आइए अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की श्रृंखला की ओर। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, वह है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। हमारे ऑप्शन है ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी फास्फोरस, डी आयोडीन। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन डी सही होने वाला है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा आयोडीन। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। और आपको बताते चले दोस्तों कि कैल्शियम की कमी से जो रोग होता है दोस्तों, वो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। याद रखिएगा दोस्तों कि कैल्शियम की कमी से होने वाला रोग ऑस्टियोपोरोसिस होता है, तथा जो फास्फोरस की कमी से होता है, अगर वो फास्फोरस की बहुत कम मात्रा में कमी है तो होता है हाइपोफास्फेटिमिया। और अगर दोस्तों आपके अंदर अधिक फास्फोरस की कमी हो गई है तो उसके कारण से होने वाला है रिकेट्स। जो रिकेट्स रोग होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना, वो फास्फोरस की कमी से ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तथा कैल्शियम कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होती है, तथा फास्फोरस की कमी से रिकेट्स और हाइपोफास्फेटिमिया होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो ऑप्शन है वो ए फैराडे का नियम, बी हुक का नियम, सी न्यूटन का नियम, डी आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, फैराडे का नियम। पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत फैराडे के नियम पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। हमारे ऑप्शन है ए सूक्ष्म तरंगे, बी इंफ्रारेड तरंगे, सी इंफ्रासोनिक तरंगे, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, सूक्ष्म तरंगे। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगों का उदाहरण है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। हमारे ऑप्शन है ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी स्ट्रोबोस्कोप। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, स्ट्रोबोस्कोप से उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड की घूर्णन गति मापी जाती है। आपको साथ साथ बता दें दोस्तों कि बैरोमीटर से क्या दोस्तों, बैरोमीटर से इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं हमारी निब। बैरोमीटर से जो होता है दोस्तों, उसके वायुमंडल के दबाव, क्या वायुमंडल के दबाव, जैसे आंधी तूफान वगैरह आते हैं तो उनको मापा जाता है। और एनीमोमीटर से दोस्तों, एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। ठीक है, और हाइग्रोमीटर इससे वायुमंडल की आर्द्रता ठीक है दोस्तों नापी जाती है। एक बार फिर से देख लेते हैं, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, गति जो होती है वो स्ट्रोबोस्कोप से मापी जाती है दोस्तों। और बैरोमीटर से क्या मापी जाती है, वायुमंडल के दबाव को। ठीक है, और एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है, तथा हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। ठीक है दोस्तों, हमारे ऑप्शन है ए मच्छर, बी मक्खी, सी चूहा, डी ये सभी। तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन ए मच्छर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या सही होगा, मच्छर। प्लाज्मोडियम का परजीवी का वाहक है मच्छर। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, हमारे ऑप्शन हैं ए भौतिक अभिक्रिया, बी रासायनिक अभिक्रिया, सी प्रतिवर्ती अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, रासायनिक अभिक्रिया। लोहे पर जंग लगना
रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? हमारे ऑप्शन है ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट, बी 30 किलोमीटर प्रति मिनट, सी 36 किलोमीटर प्रति मिनट, डी 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही होगा हमारा ऑप्शन ए 28 किलोमीटर प्रति मिनट। पृथ्वी के घूर्णन की गति जो है वह 28 किलोमीटर प्रति मिनट है। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? हमारे ऑप्शन है ए डार्विन, बी मैक्सवेल, सी न्यूटन, डी जॉनसन। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा। डार्विन वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक दोस्तों, आपको बताते चलें साथ साथ कि जो इसका नाम था वो था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। क्या? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों, और इसने कब दिया था ये प्रतिपादन? 1859 में। कब दोस्तों? 1859 में। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 1859 में दिया था। हमारा दूसरे हमारे हैं मैक्सवेल, जिनने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। इनने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दोस्तों। ठीक है, और कब किया था इनने? 1865 में। कब किया था? 1865 में। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है दोस्तों, क्या? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम तथा गति विषयक नियम, गति का नियम। ठीक है, गति का सिद्धांत जिसे हम बोलते हैं, गति के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। कब किया था दोस्तों? 1687 में। 1687 में। ठीक है, ये हमारे हो गए। डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन 1859 में दिया, मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत 1865 में दिया, तथा न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम तथा गति का सिद्धांत 1687 में प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर इसमें होगा दोस्तों, विकासवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन डार्विन ने किया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, तो हमारे ऑप्शन है ए सिट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी मेथेनाइक अम्ल, डी लैक्टिक अम्ल। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, होगा हमारा ऑप्शन मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी। क्या दोस्तों? मेथेनाइक अम्ल, ऑप्शन सी। चींटी के डंक में मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में क्या परिवर्तन होगा? हमारे ऑप्शन है भार इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ये भारत नहीं होगा, ये होगा भार। ठीक है, भार कम हो जाएगा, बी भार बढ़ जाएगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन बी सही होगा, भार बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर एक लोहे की छड़ में जंग लग जाए तो उसके भार में परिवर्तन होगा, जो होगा कि भार बढ़ जाएगा लोहे का। ठीक, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? हमारे ऑप्शन है ए फोटोवोल्टिक सेल, बी डेनियल सेल, सी ड्राई सेल, डी गैल्वेनिक सेल। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन ए सही होगा, फोटोवोल्टिक सेल। ठीक है, और आपको बताते चले दोस्तों कि जो डेनियल सेल होता है, इसका उपयोग किया जाता है प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। कहाँ? प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज। ठीक है, स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। ड्राई सेल जो होता है दोस्तों, इसका उपयोग हमारे घड़ियों में होता है। ठीक है, टॉर्च में होता है। ठीक है, रिमोट में होता है, इन सब में ड्राई सेल का उपयोग होता है। और गैल्वेनिक सेल जो होता है दोस्तों, ये रासायनिक ऊर्जा को, क्या? रासायनिक ऊर्जा को बदलता किसमें? विद्युत ऊर्जा में। किसमें मित्रों? विद्युत ऊर्जा में। कौन? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ड्राई सेल का उपयोग घड़ी, टार्च तथा रिमोट, हाथ घड़ी, दीवार घड़ी, इन सब चीजों में होता है। डेनियल सेल जो होता है दोस्तों, प्रयोगशाला में स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है? हमारे ऑप्शन है ए 0, बी -1, सी 1, डी 9.8। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा इसमें सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए 0। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए हाइग्रोमीटर, बी
क्रायोमीटर, सी पायरोमीटर, डी टेकोमीटर। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, क्रायोमीटर। ठीक है, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्रायोमीटर कहा जाता है। आपको साथ साथ बता दें दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पहले भी बताया कि हाइग्रोमीटर जो होता है वह तापमान की आर्द्रता मापने के लिए, क्या, तापमान की आर्द्रता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और जो पायरोमीटर होता है दोस्तों, ये ऊंचे ऊंचे ताप की माप की जाती है, इसमें ऊंचे ताप की माप की जाती है इससे। और टेकोमीटर जो होता है दोस्तों, यह जो होता है वाहनों की गति या कोई भी डिस्क हो, डिस्क की गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो जो होगा दोस्तों, कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का उपयोग किया जाता है, हाइग्रोमीटर का उपयोग तापमान की आर्द्रता मापने के लिए, तथा पायरोमीटर का उपयोग ऊंचे ताप की मापन के लिए किया जाता है, और टेकोमीटर को वाहनों की गति या डिस्क की कोई भी घूर्णित डिस्क हो उसकी गति को मापने के लिए किया जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है? हमारे ऑप्शंस हैं, ए 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, डी 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, होगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, तो क्षमा कीजिएगा, हमारा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। कितना? 2020, क्षमा कीजिएगा, 20 हर्ट्ज से कितना, 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है। अगर इससे ज़्यादा उसको कोई ध्वनि या कोई आवाज़ सुनाई जाएगी तो उसके कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह को सबसे पहले स्पर्श करेगा? हमारे ऑप्शन है, ए लोहा, बी कागज, सी पत्थर, डी तीनों एक साथ। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तीनों एक साथ पृथ्वी की सतह को स्पर्श करेंगे। ठीक है, क्योंकि वह निर्वात में गिराया जा रहा है, जहां सबकी चाल एक ही होगी, गति एक ही होगी, इसलिए लोहा, कागज तथा पत्थर के टुकड़े एक साथ ही पृथ्वी को स्पर्श करेंगे। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है? हमारे ऑप्शन है, ए क्वार्ट्ज, बी माइका, सी सिलिका, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें सही होगा हमारा ऑप्शन सी सिलिका। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो जो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो सिलिका है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? हमारे ऑप्शन है, ए मैक्सवेल, बी पास्कल, सी जॉन डाल्टन, डी न्यूटन। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था। ठीक है, और आपको बता दें कि जो पास्कल थे, ठीक है दोस्तों, कौन? पास्कल, इनने द्रव के दाब के संचरण के संबंध में सिद्धांत दिया था। क्या? द्रव के दाब के संचरण के संबंध में, ठीक है, सिद्धांत दिया था इनने, किसने? पास्कल ने। ठीक है दोस्तों, तो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया था, तथा द्रव के दाब के संचरण के संबंध में सिद्धांत पास्कल ने दिया था। आपको पता ही है, न्यूटन ने गति विषयक सिद्धांत तथा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था, तथा मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो होगा वो होगा, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक दोस्तों, तो हमको बताना है। हमारे ऑप्शन है, ए अपकेंद्रीय, बी अभिकेंद्रीय, डी सी उपरोक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो इसमें हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, अपकेंद्रीय। वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आघूर्ण बल का एसआई क्या है? हमारे ऑप्शन हैं, ए न्यूटन, बी न्यूटन मीटर, सी मीटर प्रति सेकंड, डी ओम। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें होगा न्यूटन मीटर। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, न्यूटन मीटर आघूर्ण बल की एसआई इकाई है। और साथ साथ आपको बताते चले दोस्तों कि जो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन है वो बल का, ये बल का एसआई है, बल का एसआई मात्रक। ठीक है, क्या? न्यूटन। प्रति मीटर प्रति सेकंड जो है दोस्तों, यह चाल और वेग, चाल व वेग दोनों का है। ठीक है,
और ओम जो है दोस्तों ये प्रतिरोध का है। किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध का। और ओम ऐसे बनता है, आप सब पढ़े होंगे दोस्तों ऐसे, ठीक है। तो आघूर्ण बल का एसआई न्यूटन मीटर। न्यूटन किसका है? बल का एसआई मात्रक है। मीटर प्रति सेकंड चाल और वेग दोनों का एसआई मात्रक है। तथा जो ओम है वो प्रतिरोध का एसआई मात्रक है। ठीक दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको दोस्तों चाहे तो नोट कर लीजिएगा कहीं कि अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि एसआई मात्रक पूछते हैं कि एग्जाम्स में, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? हमारे ऑप्शंस हैं ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी फेफड़ा। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही होगा, मस्तिष्क को। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के मस्तिष्क को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। ठीक मित्रों, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है ए हीमोफीलिया, बी हेमोटोपाइसिस, सी ल्यूकेमिया, डी पॉलीसीथीमिया। हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा ऑप्शन बी सही होगा, हेमेटोपाइसिस। ठीक है, अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लोरोसेंट लैंप में चेक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ रहे हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक आध दो बार अब तक जीडी के संस्करण में पूछा भी जा चुका है कि फ्लोरोसेंट लैंप में चोक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे ऑप्शन हैं ए विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, बी विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, सी प्रतिरोध को कम करना, डी प्रतिरोध को बढ़ाना। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें होगा विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही होगा। फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का मुख्य उद्देश्य विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना है। ठीक दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शन हैं ए समभारिक, बी समस्थानिक, सी समन्यूट्रॉनिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा होगा समस्थानिक। हमारा ऑप्शन बी सही होगा, समस्थानिक। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न भिन्न है तो उस तत्व को समस्थानिक कहा जाएगा। और समभारिक में क्या होता है मित्रों, आपको बता दें कि इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक जो होता है वो भिन्न होता है तथा जो भार है, परमाणु भार, वह समान होता है, तो इसको हम समभारिक कहते हैं। तो इसका जो परिभाषा हो जाएगी कि यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न तथा परमाणु भार समान हो, ठीक है, तो उसे हम समभारिक कहते हैं। और समन्यूट्रॉनिक जो है दोस्तों, तो ये होगा जिसमें जिसके न्यूट्रॉन समान हो, ठीक है, उसको हम समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, जिन परमाणु के न्यूट्रॉन समान हो। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? हमारे ऑप्शन हैं ए अल्फा किरणें, बी गामा किरणें, सी बीटा किरणें, डी कैथोड किरणें। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी सही होगा, कैथोड किरणें। निम्न जिन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता वह कैथोड किरणें होती हैं। चलिए हमारा आज का 25वां तथा अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वो है पीयूष ग्रंथि। क्या? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? अति महत्वपूर्ण है, इसको इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको बोला जाना चाहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? हमारा ऑप्शन है ए मस्तिष्क, बी हृदय, सी यकृत, डी फेफड़े। तुम्हारा सही उत्तर होगा दोस्तों, इसमें हमारा सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए मस्तिष्क। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। आशा करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने मित्रों बंधुओं के साथ, जिनसे उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। तो इसी के साथ इस वीडियो में आज के बस इतना ही। आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।